प्रत्येक वीक की तरह इस बार भी प्रिपेयर आइज कोचिंग लेकर आया है पिछले सप्ताह के प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला, जिसमें हम प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। इस बार हमने 26 जुलाई से 1 अगस्त तक की प्रमुख समाचारों से प्रश्नों को बनाया है। आप इन प्रश्नों को देखिए और इनके उत्तर को पहले आप लगाने की कोशिश करिएगा। उत्तर मैं साथ में दे तो रहा हूँ, लेकिन आप जब प्रश्न पढ़ा जाता है उसी दौरान अपनी कॉपी में उसके आंसर को लिखिए और देखिए कि कितना आपका सही हो रहा है, कितने प्रश्न हैं जो आप सही कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन अक्टूबर या नवंबर में होते हैं, अक्टूबर में डेट दी गई है, संभावनाएं हो जाए, तो आपके लिए ये करंट अफेयर्स भी काम आएंगे। और जो लोग बाकी परीक्षाएं दे रहे हैं, अन्य आईएएस और पीसीएस के सेवा भी परीक्षाएं दे रहे हैं, जो लोग मेंस दे रहे हैं, उन सब के लिए भी यहाँ से काफ़ी सारी जानकारियाँ काम की मिल सकती हैं। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो है वो है ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस को लेकर के। और ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस को लेकर प्रश्न यह है यह किन दो देशों के बीच का जॉइंट कोलैबोरेशन मिशन है। जॉइंट कोलैबोरेशन मिशन बनाया गया है इसे, ठीक है। भारत और श्रीलंका, भारत और अमेरिका, भारत और भूटान और भारत और इज़राइल। देखिए, ये जो मिशन है ये इज़राइल के प्रमुख डिफेंस साइंटिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट का भारतीय डिफेंस साइंटिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट के बीच का एक कोलैबोरेशन है, जिसका कोड नेम दिया गया है ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस, ठीक है। इसके अंतर्गत कोविड-19 के डायग्नोस्टिक के लिए जो टेस्ट होंगे उनको तेज़ी से करने के लिए टेस्ट किट डेवलप करने के लिए ये मिशन है। और इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि विद इन मिनट्स हमें रिजल्ट मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी इंडिया और इज़राइल, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपका यह है कि विद रेफरेंस टू इनिशिएटिव्स अंडर अटल इनोवेशन मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है अराइज प्रोग्राम, ARISE। अराइज प्रोग्राम एम्स टू स्टिमुलेट इनोवेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। दूसरा है AIM ICREST, अटल इनोवेशन मिशन ICREST has been launched in collaboration with the International Labour Organization। आपको बताना है कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि आपको अगर अटल इनोवेशन मिशन के कंपोनेंट्स याद हैं और आपने पढ़े हैं तो आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं। और इनके कंपोनेंट्स की लिस्ट आप तैयार ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बन सकता है। और आप जानते हैं कि इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस कितने ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो अगर हम इसके पहले ऑप्शन पर विचार करें, अराइज प्रोग्राम हैज़ एम्स टू स्टिमुलेट इनोवेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो अराइज का फुल फॉर्म है अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो अराइज प्रोग्राम का अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो आपको नेचुरली ही इसका आइडिया लग जाएगा कि ये क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं। तो अगर आप देखें तो अराइज का अराइज जो है वो बेसिकली किसके लिए है? ये है बेसिकली स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। तो इसका संबंध नहीं हो सकता है हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। ये है स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, ठीक है। दूसरा जो है AIM ICREST, ये बेसिकली इंक्यूबेटर कैपेबिलिटीज़ एनहांसमेंट प्रोग्राम है, जो कि हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स के लिए इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स के लिए है, ठीक है। और ये बेसिकली इंडिया में अटल इनोवेशन मिशन का कोलैबोरेशन है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लिए के साथ।
ठीक है। तो इस सेकेंड पार्ट जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं, इसका कोलैबोरेशन है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ, और एक और फाउंडेशन है वाधवानी फाउंडेशन, इन दोनों के साथ है बेसिकली। तो आप वाधवानी फाउंडेशन भी याद रखिएगा। तो इसलिए अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की ऑप्शंस में जाना चाहें तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना तो ये हायर एजुकेशन के लिए है अराइज है, एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ के लिए, और जो हाई परफॉर्मिंग एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए, और जो दूसरा वाला ऑप्शन है उसका कोलैबोरेशन है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन से, ना कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन होगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न है वेज और मीन्स एडवांसेस को लेकर के। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वेज एंड मीन्स एडवांस। तो इस प्रश्न के ऑप्शंस को देखिए। इस प्रश्न के ऑप्शंस में ये दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेज एंड मीन्स एडवांस। द वेज एंड मीन्स एडवांसेस आर द फैसिलिटी फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स टू बोरो फ्रॉम आरबीआई। सेकेंड, they are purely long term borrowings used for developmental purposes. 3, the interest rate on WMA is RBI's repo rate. तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि ये क्रेडिट फैसिलिटी है जिसके अंतर्गत यूनियन और स्टेट जो हैं वो आरबीआई से कर्ज ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म के लिए है मुख्य तौर पर और विकास के उद्देश्यों के लिए है। तीसरा, इसका जो ब्याज दर होता है वो वही ब्याज दर होता है जो आरबीआई का रेपो रेट होता है, रीपर्चेज ऑप्शन वाला रेट होता है। तो ऑप्शन है इसका 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 और 1 to 3 यानी ऑल। ठीक है, न्यूज़ ये थी पिछले सप्ताह के आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो वेज और मीन्स एडवांसेस में 60% लिमिट इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको वेज एंड मीन्स एडवांस के कुछ बातें पता होनी चाहिए। और ये बेसिकली आरबीआई ने क्यों किया है, क्योंकि ये कोविड के कारण फाइनेंशियल हेल्थ स्टेट गवर्नमेंट्स की ख़राब हो गई हैं, इसकी वजह से वेज एंड मीन्स एडवांसेस में 60% इंक्रीज़ करने की बात कही गई है। ठीक है, तो अब अगर हम ऑप्शंस पे देखें तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि यह फैसिलिटी सेंटर और स्टेट दोनों के लिए है, यानी केंद्र और राज्य दोनों के लिए है, तो ये ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन प्योरली लॉन्ग टर्म बोरोइंग फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंटल पर्पसेस। देखिए, ये जो वेज एंड मीन्स एडवांस है ये रिजर्व बैंक एक्ट के सेक्शन 17 सब क्लॉज 5 के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, और ये अधिकतम जो वेज एंड मीन्स एडवांस है मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस, इट इज़ जस्ट फॉर मेंटेनिंग योर क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना, एक तरीके से जो उनके कैश फ्लो में मिसमैच हो रहा है टेम्परेरीली रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बीच में, उस खर्चे को पूरा करने के लिए वेज एंड मीन्स एडवांस है, जो कि 3 महीने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा, यानी कि सेकेंड पोर्शन तो इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पर। द इंटरेस्ट रेट इज द आरबीआईज रेपो रेट। यस, इट इज़ करेक्ट कि जो रेपो रेट की दर होती है वही वेज एंड मीन्स एडवांसेस का इंटरेस्ट रेट होता है। तो इसमें पहला सही है और तीसरा सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा बी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन गलत होगा, और क्यों गलत होगा ये आप समझ गए हैं ना, कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक आपने पढ़ा होगा, 2-3 साल से न्यूज़ में बहुत रहता है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसके बारे में देखिए। पहला स्टेटमेंट ये है, द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक्स स्टेट्स। ये ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित किया गया बहुसदस्यीय विकास बैंक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, द स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया कैन सीक लोन असिस्टेंस फ्रॉम एनडीबी, यानी कि भारत में राज्य सरकारें एनडीबी से लोन ले सकती हैं। और तीसरा है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द एनडीबी,
भारत का जो एनडीबी में शेयर है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इन ऑप्शंस को देखिए, सेकंड लार्जेस्ट है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर है भारत एनडीबी का। ठीक है, देखिए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उस न्यू डेवलपमेंट बैंक को पहले जो है इसका पुराना नाम जो है वो है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। तो इसके नाम से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये ब्रिक्स कंट्रीज का एक विकास बैंक है, जो जिसको हम मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक कह सकते हैं। तो ब्रिक्स कंट्रीज के नाम आपको याद होंगे, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये 5 देश हैं ब्रिक्स में। ठीक है, तो ये ब्रिक्स कंट्रीज का एक डेवलपमेंट बैंक है जो स्थापित किया गया है डेवलपमेंटल फाइनेंस के पर्पस के लिए। ठीक है, अब क्या है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स, भारत में स्टेट गवर्नमेंट्स ले सकती हैं लोन या नहीं ले सकती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर यूनियन गवर्नमेंट उनको बैंक गारंटी देती है तो निश्चित तौर पर वे लोन एनडीबी से ले सकती हैं। तीसरा है कि भारत इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ एनडीबी। देखिए जो एनडीबी है उसमें सबका शेयर इक्वल है, सभी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका शेयर इक्वल है। वास्तव में इसका जो एनडीबी का ऑथराइज्ड कैपिटल है वो $100 बिलियन है, $100 बिलियन है। ठीक है, जिसमें इनिशियल सब्सक्राइब्ड कैपिटल $50 बिलियन है। ठीक है, और ये $50 बिलियन का जो कैपिटल है वो पांचों देश 10-10 बिलियन करके देंगे, यानी कि सबका कंट्रीब्यूशन $10 बिलियन का है। क्लियर? तो ये नहीं कह सकते कि भारत इसका सेकंड सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि इसमें सारे कंट्रीब्यूटर्स का कंट्रीब्यूशन सेम है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन सही नहीं होगा। इसमें तो ऑप्शन सही होगा सी। ठीक है, जिसमें पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बुडापेस्ट कन्वेंशन को लेकर के है। बुडापेस्ट कन्वेंशन को लेकर के आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। तो विद रेफरेंस टू बुडापेस्ट कन्वेंशन कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, पहला है द कन्वेंशन इज द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी ऑन साइबर क्राइम। ठीक है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि साइबर क्राइम पर यह एकमात्र बहुउद्देशीय बाइंडिंग ट्रीटी है। ठीक है, दूसरा, बुडापेस्ट कन्वेंशन इज सप्लीमेंटेड बाय अ प्रोटोकॉल ऑन xenophobia एंड रेसिज्म कमिटेड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम्स, यानी कंप्यूटर प्रणालियों का प्रयोग करके xenophobia और रेसिज्म के अगेंस्ट जो प्रोटोकॉल हुआ था वह बुडापेस्ट कन्वेंशन के लिए सप्लीमेंट्री है, उसी के बेसिस पर यह किया गया है। तीसरा, इंडिया इज येट टू ज्वाइन द ट्रीटी। भारत ने अभी तक इस संधि में हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ठीक है, तो जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है उसके बारे में जान लीजिएगा कि ये बुडापेस्ट कन्वेंशन को हम लोग नॉर्मली मतलब लेमैन लैंग्वेज में कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम भी कहते हैं। तो इट इज़ नोन एज कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। ठीक है, तो इसलिए ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है, इससे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। पहला पॉइंट तो सही हो गया। दूसरा पॉइंट, प्रोटोकॉल ऑन xenophobia एंड रेसिज्म को लेकर के है, तो यस ये भी सही है कि ये xenophobia और रेसिज्म के लिए जो कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है उसके फ्रेमवर्क को से सपोर्टेड है।
और तीसरा, इंडिया ने अभी तक इस ट्रीटी पर साइन नहीं किए हैं, तो ये भी सही है, ठीक है ना। इंडिया के लिए पार्टिसिपेशन की डिमांड 2001 से हो रही है, लेकिन इंडिया अभी तक इसका पार्टी नहीं बना है। तो बस इतना याद रखिएगा कि सिंस 2001 इट इज़ डिमांडेड दैट इंडिया शुड ज्वाइन इट, बट इट इज़ नॉट डिसाइडेड येट बाय इंडिया, ठीक है। तो इसलिए इसका पहला पॉइंट भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्लियर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की बात है। AIIB के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और अपने आंसर्स बताने हैं, ठीक है। ये हिंदू न्यूज़पेपर की न्यूज़ थी, इसको लेकर के ही हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। तो AIIB को लेकर के प्रश्न यह है कि AIIB हैज़ मोर देन 100 मेंबर नेशंस, ठीक है। इसमें 100 से अधिक सदस्य देश हैं। दूसरा, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री टू एंजॉय अ परमानेंट सीट इन द बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। भारत अकेला ऐसा देश है जिसके बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में स्थायी सीट मिली हुई है। तीसरा, AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। तीसरा, भारत से अब एशिया के बाहर का कोई भी सदस्य AIIB में नहीं है। और चौथा, नहीं, ये तीन ही है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से सही है। पहला केवल सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि सभी सही हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा AIIB के बारे में बताते हैं, हम आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद इन ऑप्शंस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिएगा कि जो AIIB है वो एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका काम है सोशल और इकोनॉमिक जो अपग्रेडेशन है, जो सोशल और इकोनॉमिक नीड है एशिया की कंट्रीज़ की, उनको फुलफ़िल करना और उसके लिए सपोर्ट करना। आप यूँ समझ लीजिए कि AIIB एशिया के लिए वर्ल्ड बैंक का एक काउंटर पार्ट की तरह है। मतलब जैसे वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया के लिए काम कर रहा है, वैसे ही वर्ल्ड बैंक एशिया के लिए भी कर रहा है, लेकिन एशिया स्पेसिफिक काम करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना की गई है, ठीक है। जो AIIB है उसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ठीक है। जनवरी 2016 से इसने काम शुरू किया है। जनवरी 2016 से इसने काम शुरू किया है और इस समय इसके वर्तमान में मेंबर्स हैं 103, ठीक है। तो AIIB हैज़ मोर देन 100 मेंबर नेशंस। स्टेटमेंट सही हो गया क्योंकि इसमें 100 से ज़्यादा सदस्य हैं और हमने आपको बताया कि वर्तमान में इसमें 103 सदस्य हैं वैश्विक स्तर पर, ठीक है। तो अगर इसमें वैश्विक स्तर पर सदस्य हैं तो थर्ड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि इसमें एशिया के बाहर सदस्य नहीं हो सकते और हम कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड 103 सदस्य हैं, ठीक है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसके पास परमानेंट सीट है, नहीं, ये गलत है, ठीक है। इंडिया के बारे में ये जान लीजिएगा कि इंडिया इस बैंक का बिगेस्ट बेनिफिशियरी है, जिसने बहुत सारा कर्ज पाया है इस बैंक से, सबसे ज़्यादा फंड पाया है, लगभग 4.35 बिलियन का कर्ज इन्होंने लिया है इंडिया ने यहाँ से, ठीक है। परमानेंट सीट अगर हम बोर्ड के बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बात करें तो चाइना भी परमानेंट सीट रखता है और इंडिया भी परमानेंट सीट रखता है, ठीक है। तो इसलिए ये कह देना गलत होगा कि केवल इंडिया की परमानेंट सीट है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो सही ऑप्शन होगा केवल 1, यानी कि ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। AMR के बारे में है, एंटी माइक्रोबियल
रेसिस्टेंस के बारे में है। AMR is a global public health threat and India has some of the highest antibiotic resistance rate. Which of the following are proven to affect AMR in India? ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि जो आप बैक्टीरिया विरोधी रेजिस्टेंस पाते हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, माइक्रोब्स के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस है उसको लेकर के पाया जाता है, क्योंकि जिसमें आपके एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं उसको हम AMR रेजिस्टेंस कह रहे हैं। तो इसमें कहा गया कि भारत जो है वो विश्व के AMR रेजिस्टेंस में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रेट है भारत का। उसके रीजंस क्या हैं? पहला है मास बाथिंग इन गंगा। गंगा नदी में बहुत सारे लोगों का स्नान करना एक साथ, इसकी वजह से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस नहीं। दूसरा, इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो पशुधन उद्योग है उसके अंतर्गत एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से हम एंटीबायोटिक को लेकर के रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। तीसरा, अनचेक्ड डिस्चार्ज ऑफ इफ्यूलेंट्स बाय द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो दवा उद्योग हैं, उनके द्वारा जो वेस्ट है उसका बिना किसी जांच पड़ताल के बाहर निकालते रहना, और जो कि जनता के लिए ओपन में मिल जाता है, इसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि AMR जो है वो वास्तव में बहुत बड़ा ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन गया है, जिसके अंतर्गत लोगों के अंदर एंटीबायोटिक्स को लेके रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिससे वे उनके अंदर जो बीमारियां आती हैं, जो बैक्टीरिया आते हैं, उनके खिलाफ हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इंडिया इसका एक बहुत बड़ा सेंटर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, और उसके रीजंस में पहला रीज़न जो मास बाथिंग इन गंगा है वो भी सही है। जो लाइव स्टॉक इंडस्ट्रीज़ में हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं उससे भी वो हमारे फूड चेन में इंक्लूड हो जाता है, और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट होते हैं वो भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए इसके तीनों एस्पेक्ट सही हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं इसका सही ऑप्शन है डी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ रिपोर्ट द टॉक्सिक ट्रुथ, चिल्ड्रंस exposure to lead pollution undermines a generation of potential was released recently by। एक रिपोर्ट है टॉक्सिक ट्रुथ, ठीक है, जिसमें बच्चों पर लेड पॉल्यूशन के असर को देखा गया है। पूछा ये जा रहा है कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? WHO ने, यूनिसेफ ने, यूनेस्को ने, या नन ऑफ द अबव ने? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट यूनिसेफ की है, यूनिसेफ ने ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, इसके साथ आपको छोटी मोटी जानकारी यह भी रखनी चाहिए कि यूनिसेफ के साथ एक संस्था है जिसका नाम है प्योर अर्थ। इन दोनों ने मिल करके ये रिपोर्ट जारी की है। चूँकि इसमें ऑप्शन केवल यूनिसेफ था, इसलिए आपको यूनिसेफ ही बताया है। जो लेड पॉइजनिंग है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा और मुख्य रूप से अनडिटेक्टेड भी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर इसकी जांच होती ही नहीं है। ठीक है, ये पहली ऐसी रिपोर्ट है जो ध्यान देती है बच्चों में लेड पॉल्यूशन पर, और ये कहती है कि हर 3 में से 1 बच्चा, दुनिया भर में हर 3 में से 1 बच्चा लेड पॉल्यूशन के अंतर्गत अफेक्टेड है। ठीक है, और उनके ब्लड लेवल में 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा लेड की मात्रा पाई गई है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दुनिया के आधे से अधिक बच्चे जो लेड पॉल्यूशन से अफेक्टेड हैं वो साउथ एशिया में पाए जाते हैं, यानी कि आपके कॉन्टिनेंट के, आपके सब कॉन्टिनेंट के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 9, consider the following statements with respect to CRPF, Central Reserve Police Force. CRPF को लेकर निम्न कथनों पर विचार करें. It is the premier central police force of the Union of India for internal security. ठीक है, आंतरिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार का यह प्रमुख पुलिस फोर्स है, केंद्रीय पुलिस फोर्स है. दूसरा, द एजेंसी इज गवर्न्ड बाय सेंट्रल पुलिस फोर्स एक्ट, CRPF एक्ट 1949. ठीक है, तो CRPF एक्ट को लेकर के ये एक प्रश्न है, CRPF को लेकर के यह प्रश्न है. ठीक है, इसका पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं. देखिए, CRPF की स्थापना जो है सबसे पहले क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर पर की गई थी जुलाई 1939 में. ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई है जुलाई 1939 में. ठीक है, इसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट के अंतर्गत दिसंबर 1949 में रिस्ट्रक्चर किया गया था. ठीक है, ये एक प्रीमियर एजेंसी है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए. न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि अभी इसने 82 ईयर्स कंप्लीट किए हैं आफ्टर अपनी इस्टेब्लिशमेंट के, इस वजह से ये न्यूज़ में रहा. इसने अपना 82nd बर्थडे सेलिब्रेट किया था, इस वजह से यह न्यूज़ में रहा. चलिए, अब आगे आते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं. और अगला प्रश्न है, आपको मैच कराना है पेयर्स को और बताना है बॉर्डर और उसके साथ साथ उसकी सुरक्षा के बल. इंडो म्यांमार बॉर्डर पर BSF, इंडो नेपाल बॉर्डर पर ITBP और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल. इन बॉर्डर्स के लिए क्या यही बल सुनिश्चित किए गए हैं? ये प्रश्न आपसे है और इसमें ऑप्शंस हैं. केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, सभी सही हैं, कोई भी सही नहीं है. ठीक है, तो इसमें हम आपको बता देते हैं, इसका सही ऑप्शन है डी, इसमें कोई भी सही नहीं है. तो कुछ इसके बैकग्राउंड के बारे में बता के इसका हम सही मैच आपको बताते हैं. तो देखिए, ऐसा है कि जब कारगिल वाला युद्ध हुआ था, तो कारगिल युद्ध के बाद भारत सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी और उस हाई लेवल कमेटी ने यह कहा था कि जो एक बॉर्डर पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ फोर्सेस होनी चाहिए, जिससे वहाँ पर एक बॉर्डर पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ फोर्सेस जब होते हैं तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन का इशू होता है और उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी पर भी इशू होता है, यानी कि उत्तरदायित्व स्थापित करने में मुश्किल होती है. इस वजह से जो नीति बनी वह नीति थी वन बॉर्डर वन फोर्स. ठीक है, वन बॉर्डर वन फोर्स की नीति अपनाई गई और ये निश्चित किया गया कि हर बॉर्डर के लिए एक ही बल को स्थापित किया जाए जिससे उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित रहे. ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी फोर्स तैनात हैं. तो अगर हम इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें तो ये दोनों ही BSF के अंतर्गत आती हैं. ठीक है, इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो है उसको BSF के अंतर्गत रखा गया है. इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो है वो असम राइफल के पास है. ठीक है, और इंडो नेपाल बॉर्डर जो है वो सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत आता है, उसके लिए सशस्त्र सीमा बल को अपॉइंट किया गया है. ठीक है, और इंडिया चाइना बॉर्डर जो है वो ITBP के अंतर्गत आता है. ITBP
इंडो चाइना। ठीक है, तो आईटीबीपी इंडो चाइना बॉर्डर के अंतर्गत को सुनिश्चित करता है। तो ये अलग अलग देशों के लिए अलग अलग सीमाओं के लिए अलग अलग प्रकार के सशस्त्र बलों की स्थापना की गई है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको मैच करने के लिए अगर पूछा जाता है तो आपको सही वाला याद रहना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वर्मिन। ठीक है, वर्मिन को लेकर निम्न कथनों पर विचार करें। It includes wild animals that are believed to be harmful to crops, farm animals, and which carry diseases. Second, state can send a list of wild animals to the center requesting it to declare them vermin under Wildlife Protection Act 1972. ठीक है, वास्तव में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विचार भी दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि किन किन एनिमल्स को जल्दी से वर्मिन में इंक्लूड किया जाए, जिससे उनकी किलिंग या मास मर्डरिंग की जा सके, जिससे फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो अब ये इसको एक अर्जेंट नीड कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि आपको वर्मिन के बारे में चीज़ें पता हों। तो नंबर 1, इट इंक्लूड्स वाइल्ड एनिमल विच आर बिलीव टू बी हार्मफुल टू क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स और विच कैरी डिजीजेस। तो इसका पहला ऑप्शन तो सही हो गया, क्योंकि यही चीज़ है जो फसलों को नुकसान पहुंचाती है, जानवरों को नुकसान पहुंचाती है, या फिर बीमारी लेकर के आते हैं। तो ऐसे पशुओं को नॉर्मली सरकारें मारने का आदेश जारी कर सकती हैं। ठीक है, और यह मेंशन किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत कि स्टेट्स अगर चाहें तो सेंटर से इसकी परमिशन ले सकते हैं और उन एनिमल्स को मारने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 62 में दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सेक्शन 62। इसके अंतर्गत राज्य अपील करते हैं केंद्र सरकार से, तो इसलिए इसका दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड GGEF टू इन्वेस्ट इन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग GGEF आर करेक्ट? नंबर 1, it is a joint fund between India and European states। ठीक है, यह भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच का एक जॉइंट फंड है। ठीक है, दूसरा, इट एम्स टू लीवरेज प्राइवेट सेक्टर फंडिंग इन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। यह भारत में हरित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने के लिए आह्वान करता है, बुलाता है और उन्हें अवसर देता है। जॉइंट फंड विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर NIIF। ठीक है, अब ये 3 ऑप्शन आपको दे दिए और इसके ऑप्शन हैं, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है और ऑल ऑफ द अबव सही है। ठीक है, तो जो ग्रीन इक्विटी फंड है वह बेसिकली इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में नहीं है। ठीक है, वह भारत और ब्रिटेन का जॉइंट फंड है, यानी कि इंडिया और यूके ने इसको इस्टेब्लिश करने की बात कही थी। ठीक है, जिसको ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड कहा गया है। ठीक है, इसमें के अंतर्गत क्या है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो लंदन के लोग हैं, वहाँ के लंदन सिटी के लोग हैं, वो लोग चाहें तो इंडिया के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सरकारों ने मिलकर 120 मिलियन
दोनों ने, मतलब दोनों का मिला के 240 मिलियन इन्वेस्ट करने का टारगेट रखा है, ठीक है, जो कि NIIF फ्रेमवर्क के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सही ऑप्शन होगा बी। चलिए अगला आप क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट reports on the status and trends of the world forest resources is released by, ये एक रिपोर्ट है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट FRA रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, सीधा प्रश्न ये है। ऑप्शन है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है विश्व के फॉरेस्ट रिसोर्सेज को लेकर के अपनी रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें तो बस इतना ही सीधी रिपोर्ट का क्वेश्चन, इसलिए इसमें कोई बहुत डिस्कशन की जरूरत नहीं है। द ग्रीन क्लाइमेट फंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किसने की, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने, UNFCCC ने, या बॉन कन्वेंशन ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई है। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेडिकेटेड फंड है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में कम करने के लिए मदद करता है और क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। तो बेसिकली ये एक विकासशील देशों के लिए फंड स्थापित किया गया है, जिससे वो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम कर सकें, ठीक है। इसकी स्थापना UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने की थी, और की थी कब, 2010 में, ठीक है। जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो बेसिकली अगर हम देखें तो पेरिस एग्रीमेंट के लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट होगा, और उसके लिए ये मदद करेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है। तो इस वजह से इसको आपको दिमाग में रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट नेत्रा। प्रोजेक्ट नेत्रा इसरो का प्रोजेक्ट है, अभी हाल में समाचार में रहा। क्वेश्चन ये है कि ये क्या चीज़ है जो समाचार में रही। पहला, ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है स्पेस में, जो डेब्रिस के बारे में जानकारी देगा। डेब्रिस होता है जो आसमान में जो कूड़ा है उसकी बात हो रही है, ठीक है, जो वेस्ट है उसकी बात हो रही है। दूसरा, ये ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम प्रोवाइड करता है, सिस्टम और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है किसको, गगनयान को। तीसरा, सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस देता है, और चौथा, अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है। तो अगर हम देखें तो इस जो नेत्रा है वो इसरो का अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो स्पेस डेब्रिस के बारे में जानकारी देता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। इसरो ने इसे हाल ही में लॉन्च किया है, बस इससे रिलेटेड इतनी ही न्यूज़ है। तो आपको याद रखना है कि ये ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है AJO नियो जो हाल ही में समाचार में था वो क्या है। इट इज़ अ नैनो बेस्ड कोटिंग मटेरियल यूज टू इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी। नंबर 2, अ कम्युनिटी ड्राइवन प्लेटफॉर्म used for leveraging blockchain technology। तीसरा, a non-contact device used for measuring neonatal bilirubin level। और डी है, it is a large size asteroid discovered between the orbits of Earth and Moon। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं। आपसे पूछा गया है कि AJO नियो क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि इट इज़ हाँ
इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट डिवाइस फॉर मेजरिंग नियोनेटल बिलीरुबिन लेवल। ठीक है, वास्तव में सुभाष चंद्र बोस, एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज है कोलकाता में, जिसने एजेओ नियो का विकास किया है, बनाया है जिसने। तो आप ये ध्यान रखिएगा, नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, एजेओ नियो जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, जो कि नियोनेटर बिलीरुबिन लेवल को जांचता है, जिसके अंतर्गत बच्चों के में बिलीरुबिन का लेवल पता किया जाता है। ठीक है, बिलीरुबिन क्या है ये भी जान लीजिए। बिलीरुबिन इज़ अ येलोइश सब्सटेंस इन द ब्लड में एक हल्का सा येलोइश तरीके का मटेरियल होता है जिसको बिलीरुबिन कहते हैं। ठीक है, ये तब बनता है जब आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और यह लीवर गॉल ब्लैडर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए एक्सक्रीट होता है बॉडी से। ठीक है, जो बच्चों में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसके लिए एक नेसेसरी बॉडी क्लियरेंस का प्रोसेस होता है इसके थ्रू। ठीक है, तो बिलीरुबिन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। ये प्रश्न चूँकि इन्होंने एक नया वो डेवलप किया था, इसलिए ये प्रश्न बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रही है, और आप लोगों ने इसको, हम लोगों ने वीडियो भी इसको दिया था तो आपने देखा होगा। तो इसके बारे में देखिए, पहला पॉइंट ये है कि इट विल ब्रिंग द अनकवर्ड एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर अंडर स्कूल करिकुलम। ठीक है, 3 से 6 साल तक के बच्चों के बारे में भी ये स्कूल करिकुलम में शामिल किए हैं, जो कि पहले नहीं था। ठीक है, टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 विल बी इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में या मातृभाषा में कक्षा 5 तक की शिक्षा दी जाएगी। ये दूसरा पॉइंट है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो इसके बारे में आपको पता होगा। इसके लिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 आई है, इसके सारे पॉइंट्स को अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत है। और मैं आपको यही बता दूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायद आज से कल तक मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें अब तक के एजुकेशनल डेवलपमेंट की जानकारी होगी, यानी कि ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन को लेके कौन कौन सी कमेटीज़ बनी और क्या क्या हुआ, और आफ्टर ब्रिटिश पीरियड यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने कौन कौन सी एजुकेशन को लेकर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, कौन कौन सी कमेटीज़ बनी, उनकी क्या रिकमेंडेशंस थी। ये पूरा एक मतलब एजुकेशनल हिस्ट्री मैं आपको देना चाहता हूँ, जिससे आप, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे सीधा प्रश्न यही पूछा जाए। अगर बैकग्राउंड का प्रश्न पूछ लिया गया या आपके प्रश्न में एक पॉइंट कोई बैकग्राउंड का किसी भी कमेटी के लिए डाल दिया गया तो फिर प्रश्न को हल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए चूंकि आपको एजुकेशनल पॉलिसी हम आपको बता चुके हैं और बाकी पॉइंट्स भी डिटेल में आपको दे देंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसकी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम वीडियो आपको इसका देंगे, उसको आप वहाँ से ज़रूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आप मान के चलिए एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन को लेकर एक क्वेश्चन बनने की संभावना तो है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्न कथनों पर विचार करें। सबसे पहले, अमोनिया रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। नंबर 2, इंजेक्शन ऑफ वाटर हैविंग अमोनिया इज नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। यानी कि पहली चीज़, अमोनिया जो है वो वाटर में से ऑक्सीजन को कम कर देता है जब अमोनिया वाटर में मिल जाता है तो। और दूसरी चीज़, वाटर जिसमें अमोनिया हो वो मानव के लिए बुरा नहीं है, मानव के स्वास्थ्य के लिए खराब नहीं है। ठीक है, तो अब इसका पहला स्टेटमेंट जो है वो क्लियर है, सही है कि अमोनिया जब वाटर में मिलेगा तो वो ऑक्सीजन के कंटेंट को कम कर देगा, ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देगा। ठीक है, अमोनिया जो है बेसिकली निकलता है जो ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर होते हैं ना, उनके ब्रेकडाउन से, उनके विखंडन से निकलता है। ठीक है, और जब भी ये ग्राउंड या सरफेस वाटर पे जाता है
ठीक है। तो बेसिकली वहाँ के जो वाटर है, वाटर में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है उसको कम कर देता है, क्योंकि ये ऑक्साइड्स फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को क्रिएट कर लेता है। तो इसलिए हम आसान लैंग्वेज में, या अगर हम ऑप्शन के लेवल की बात करें तो पॉइंट के लेवल पे कह सकते हैं कि ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD को बढ़ा देता है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको इस लैंग्वेज में भी हम लिख सकते थे कि जब अमोनिया वाटर में मर्ज होता है तो BOD को बढ़ा देता है। इसी का दूसरा वर्जन है जो रिवर्स्ड वर्जन है, जिसको हम कह सकते हैं कि अमोनिया जो है वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। देखिए ये गलत है। जो अमोनिया है वो ह्यूमन बीइंग के लिए गलत स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। अगर हम अमोनिया को वाटर में देखते हैं और अगर वो 1 ppm से अधिक है तो ये फिशेस के लिए टॉक्सिक हो जाता है। ह्यूमंस के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम 1 ppm या उससे ज़्यादा का पानी लंबे समय तक पीते हैं तो इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं, तो इसलिए ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला सही है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एम्स टू एड्रेस द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट जो NDDB चला रहा है वो किस चीज़ की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है फॉस्फोरस। तो आप ध्यान रखिएगा, NDDB का जो मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट है वो मिल्क में विटामिन की जो सुनिश्चितता है उसको बनाने के लिए है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, विटामिन। ठीक है, और ये आप इसको सही लगा सकते हैं बिल्कुल निश्चित तौर पर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर है और आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सही होंगे। देखिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, उस पर तो एक पूरा प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर बनाया जा सकता है, कम से कम 40 प्रश्न 50 प्रश्न बनाए जा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसलिए 2 प्रश्न मैंने देने की कोशिश की है जिसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन के फॉर्म का आइडिया लग जाए, और बाकी आप और भी जब उसके फैक्ट्स तैयार करेंगे तो आप अपना आराम से उसको कर सकेंगे। तो पहला ऑप्शन है द न्यू पॉलिसी रिप्लेसेस द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1991, यानी कि जो नई नीति है वो 1991 की नीति को रिप्लेस करती है। इट एम्स एट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल with 100% gross enrollment ratio GER in school education by 2030 and 50% GER in higher education by 2035। यानी कि स्कूल एजुकेशन में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो चाहिए 2030 तक और 50% हायर एजुकेशन में चाहिए 2035 तक। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेटअप एज अ सिंगल ओवरआर्चिंग umbrella body for the entire higher education including medical and legal education, यानी कि मेडिकल लीगल या कितनी जो भी हायर एजुकेशन है वो सब एक संस्था के द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे जिसको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हुए 3। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से सही हैं। तो अगर आप देखें तो पहला जो ऑप्शन है ये 1991 को रिप्लेस कर रही है, नहीं, ये रिप्लेस कर रही है लगभग 34 साल पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को जो बनी थी 1986 में। ठीक है, दूसरा पॉइंट सही है और तीसरा पॉइंट भी सही है। आप वीडियो में देखेंगे पॉइंट हमने डिस्कस कर दिए थे, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी, ना कि
कोई और। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीडी वाघेला कमेटी इज ऑफन इन न्यूज रिसेंटली was constituted for which of the following purposes? सिंपल सी बात, वीडी वाघेला समिति का गठन किस चीज़ के लिए किया गया था? ठीक है, तो पहला है टू लुक इनटू द इश्यूज रिलेटेड टू डेफिनेशन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ एलपीजी बीइंग मार्क्ड। दूसरा, टू रिव्यू द रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी CIC। तीसरा, टू कम अप विद द सजेशन ऑफ इंक्रीज कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया फॉर ड्रग डिस्कवरी। और चौथा, नन ऑफ द अबव। तो वीडी वाघेला कमेटी का गठन मुख्यतः किया गया था जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनका ड्रग डिस्कवरी के काम को एक कोलेबोरेशन में करना, एक साथ कोऑर्डिनेट करते हुए करना। कैसे ये किया जाए, क्योंकि देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अलग अलग लाइन पर काम कर रहे हैं। तो अब क्या है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कितने लेवल पर पहुंचा, अगर वो कोऑर्डिनेटेड वे में हो तो ड्रग डेवलपमेंट आसान होगा और उसके फ़ायदे आसानी से सबको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। देखिए बहुत न्यूज़ में रहा है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। It connects India's northeast with Thailand and other ASEAN members through Myanmar. दूसरा, the project seeks to give last mile connectivity and port access for the landlocked northeast regions of India. ठीक है, तो अगर हम कलादान प्रोजेक्ट की बात करें तो वो न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए हैं, उसको लेकर के कुछ पिटीशंस डाली गई थी जिनको क्लियर करते हुए उसे पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता आसान कर दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। तो ये जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ये वास्तव में 3 देशों के बीच में है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, तो ये इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड IMT है, आप कह सकते हैं। ये ट्राइलेटरल हाईवे है। ठीक है, ये जो ट्राइलेटरल हाईवे है ये कनेक्ट करेगा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को और थाईलैंड को और जितने भी आसियान कंट्री हैं उनको वाया म्यांमार। ठीक, दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि प्रोजेक्ट सीज टू गिव लास्ट माइल कनेक्टिविटी और पोर्ट असेस टू लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी सही है ना। तो इसके दोनों पॉइंट सही हैं। अब इसमें एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है वो नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार के साथ साथ वेस्ट बंगाल से भी जोड़ता है। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले पॉइंट पर देखें तो ये थाईलैंड, नॉर्थ ईस्ट को थाईलैंड और आसियान कंट्री से केवल लिखा है, इसमें वेस्ट बंगाल का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसको करेक्ट नहीं मान सकते। ठीक है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बैंडिकूट, BANDICOOT, बैंडिकूट क्या है, जो अभी न्यूज़ में रहा हाल फिलहाल में। स्मार्ट स्वैब रोबोट है फॉर कोविड-19 सैंपल कलेक्शन। दूसरा मैनहोल क्लीनिंग रोबोट है। तीसरा डिजिटल कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड एक्सपोजर नोटिफिकेशन टूल है। या चौथा इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ये मैनहोल क्लीनिंग रोबोट है। ठीक है, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी गुवाहाटी ने देश का नॉर्थ ईस्ट का पहला मैनहोल क्लीनिंग रोबोट बैंडिकूट को मंगाया था, इसलिए ये न्यूज़ में रहा गुवाहाटी में।
इसलिए न्यूज़ में रहा, तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए मैनहोल क्लीनिंग रोबोट है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है नाबम राबिया एंड बमांग फिलिक्स वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर, ये है केस किस मामले से रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंशियस ट्रिपल तलाक, ठीक है। पहला अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, इससे संबंधित है। दूसरा डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर से संबंधित है। तीसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के विवाद से संबंधित है, टसल बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर से संबंधित है। चौथा रेजिग्नेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एंड एंटी डिफेक्शन से संबंधित है, ठीक है। देखिए अभी राजस्थान के मामले में इस केस का जिक्र जो है जो राजस्थान सरकार के वकील थे कपिल सिब्बल, उन्होंने किया था और उनकी टीम ने किया था, तो इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर से संबंधित केस था, राज्यपाल की विवेकाधिकारी शक्तियों से संबंधित था। अरुणाचल प्रदेश का मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर कैन समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द हाउस ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 2016 का केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि रिसेंट मामला भी है और अभी न्यूज़ में भी है, इस वजह से इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बोत्सवाना, ठीक है। बोत्सवाना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू इट, बोत्सवाना इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन, बोत्सवाना में विश्व की सबसे बड़ी हाथी की जनसंख्या, हाथियों की जनसंख्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है सदर्न अफ्रीका की, ठीक है, जिसका 70% टेरिटरी कालाहारी डेजर्ट से कवर है बोत्सवाना का, ठीक है। और यहाँ पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन भी पाई जाती है। जो पॉइंट गलत है वो ये है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे नहीं गुजरती है, तो इसलिए ये सेकंड वाला पॉइंट गलत होगा, ये पॉइंट सही होगा और ये पॉइंट सही होगा, तो इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज़ अ स्टेट बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। दूसरा ओमान ईरान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ बीन आर द बेसिन कंट्रीज ऑफ अक्रॉस द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ हार्मुज, जो हार्मुज जल संधि है वो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है, तो दैट्स वाइज फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है। बेसिकली ये एकमात्र सी पैसेज है पर्शियन गल्फ से होते हुए, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत ही वर्ल्ड का स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट माना जाता है ये आपका स्टेट ऑफ हार्मुज, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो ओमान, ईरान और यूएई है ये इसके तरफ चारों तरफ हैं, तो इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थापित है? इज़ लोकेटेड एट, ऑप्शंस हैं आपके कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, इंडिया का। ठीक है, और
ये स्प्रेड करता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 5 जिलों की एरिया में। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन 2020 was launched recently by which of the following? यह रिपोर्ट अभी हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन है यूनिसेफ, नीति आयोग, यूनेस्को, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ द अबव। इसको जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने। आपको पता होगा HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल गया है, अब ये ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं करेगी, अब इसका नाम है एजुकेशन मिनिस्ट्री। अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो HRD मिनिस्ट्री ने इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन 2020 जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीक का इस्तांबुल कन्वेंशन को लेकर। इस्तांबुल कन्वेंशन जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा है, किस चीज़ से संबंधित है? रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, सस्टेनेबल ऑयल ड्रिलिंग, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस्तांबुल कन्वेंशन का जो संबंध है वो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से, यानी कि इसका सही ऑप्शन है सी। ठीक है, न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि पोलैंड ने अपने आप को इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग कर लिया है, और उसका रीज़न उन्होंने दिया है कि स्कूल लेवल पर वो जेंडर के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और ये उसके लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है। इस वजह से इस्तांबुल कन्वेंशन न्यूज़ में रहा। आपको ये याद रखना है कि इस्तांबुल कन्वेंशन जो है वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड है, और ये एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन है महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों के विरुद्ध। तो ये थे इस वीक के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आप इनको ध्यान से फॉलो करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में इशू होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में भी यूट्यूब पर लिख सकते हैं, और आप प्रश्न को क्लियर कर सकते हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एक वीक में पिछले हफ्ते में आपके सामने आए हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर आपको ये प्रयास अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बस धन्यवाद।